23 मई की दोपहर शिलांग के सोहरा इलाके में जिस वक्त राजा रघुवंशी इंदौर के ट्रांसपोर्ट के कारोबारी पर जब पहली बार कुल्हाड़ी यानी कि वहाँ के लोकल लैंग्वेज में जिस हथियार दाव का इस्तेमाल किया गया था और जब पीछे से कुल्हाड़ी का पहला वार किया गया राजा रघुवंशी के ऊपर, तब वहाँ पर कुल 3 लोग और खड़े थे। एक सोनम थी और 2 और कातिल। उन दोनों का काम ये था कि अगर पहला कातिल नाकाम हो जाए और राजा विरोध करने लगे तो उस पर काबू पाने के लिए फिर वो बाकी 2 आएंगे, वरना ये था कि पीछे से वार करना धोखे से तो शायद मौका ना मिले क्योंकि कुल्हाड़ी का एक वार ही काम कर जाएगा। लेकिन सोनम का ये था कि वो साथ रहेगी और सोनम उस वक्त राजा के करीब खड़ी थी जब कुल्हाड़ी से पहला वार किया गया। जब पहला वार किया तो अचानक राजा रघुवंशी ने अपना पिछला सर का हिस्सा पकड़ा, दर्द से चीखा। तब तक दूसरा वार हो चुका था। अब जैसे ही दूसरा वार हुआ तो बेतहाशा खून रिसने लगा और दर्द से कराहते हुए जोर से चीखा राजा रघुवंशी। तब तक सोनम वहीं पास खड़ी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने राजा के जिस्म से बेपनाह बेइंतहा खून बहते हुए देखा और उसकी चीख, उससे रहा नहीं गया। सोनम वहां से पीछे की तरफ तेज कदमों से भागती है क्योंकि अब उससे देखा नहीं जा रहा था। उसके बाद वो अपना पीठ राजा की तरफ किए हुए है। राजा अब जमीन पर है, लहूलुहान पड़ा हुआ है, तड़प रहा है। थोड़ी देर के बाद राजा की चीख खामोश हो जाती है, अब कोई आवाज नहीं। तब सोनम पलटती है और जिस शख्स ने राजा को कुल्हाड़ी से मारा था, विशाल, उससे इशारों में पूछती है क्या हुआ। तब वो बताता है कि शायद राजा मर चुका है। इसके बाद सोनम वापस आती है राजा के पास और देखती है वो फर्श पर गिरा हुआ है। करीब जाती है, तब तक बाकी के 2 कातिल भी करीब आ जाते हैं। सब मिलकर देखते हैं। अब उन्हें लगता है कि राजा की सांस थम चुकी है। इसके बाद इशारों इशारों में बात होती है। फिर राजा की लाश को उठाते हैं और वहीं पास में खाई में फेंक देते हैं। इसके बाद सोनम अपनी स्कूटी पर एक कातिल को बिठाती है, बाकी 2 कातिल अलग स्कूटी पर, और वहाँ से निकल लेते हैं। करीब 10 किलोमीटर दूर जाने के बाद सबके रास्ते अलग और फिर सोनम वहाँ से निकल जाती है। यानी जिस वक्त राजा का कत्ल हुआ, सोनम न सिर्फ राजा के साथ खड़ी थी बल्कि पहला वार उसकी आंखों के सामने हुआ था। लेकिन दूसरे वार के बाद उसकी हिम्मत नहीं हो पाई 12 दिन पुराने अपने पति को चीखते और उसके जिस्म से बहते लहू को देखने की, और इसीलिए उसने मुंह फेर लिया था। और शायद एक वजह यह भी थी कि जब राजा करा रहा था और यह अचानक हमला हुआ और उसने पलट कर देखा सोनम की तरफ, तब तक शायद राजा को मौत से पहले यकीन हो चुका था कि जो कुछ हो रहा है इसके साथ सोनम भी शामिल है। तो एक हैरानगी, एक शौक और एक तड़प, ये सारी चीज़ें, और शायद यही चीज़ सोनम नहीं देख पा रही थी और वो पलट गई थी। ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी राजा रघुवंशी के मर्डर केस में दर्ज जो मेघालय पुलिस है 790 पेजेस 790 पन्नों की चार्जशीट में लिखी हुई है। इस चार्जशीट के हिसाब से सोनम राजा रघुवंशी के कत्ल की प्राइम अक्यूज्ड, मेन साजिशकर्ता थी। सारी प्लानिंग उसकी थी, ये कत्ल उसके दिमाग की उपज थी और कत्ल के वक्त वो वहीं खड़ी थी, लेकिन जब उससे देखा गया नहीं तब पलटी। जब 23 मई को राजा रघुवंशी का कत्ल हो रहा था, यानी सोनम पास में खड़ी थी। जब वो तड़पने लगा और उसके जिस्म से खून बहने लगा तब उसने मुंह फेरा। बाकी के 2 कातिल दूर खड़े हुए थे। जब यकीन हो गया कि राजा मर चुका है तब फिर सारे कातिल एक साथ आए उसकी लाश के पास, जिसमें सोनम भी थी, सिर्फ इसलिए कि ये मर चुका है। हालांकि इससे पहले सोनम ने कुल 3 नाकाम कोशिश की थी राजा रघुवंशी को मारने की, और ये तीनों नाकाम हो गए। 790 पन्नों की चार्जशीट लास्ट फ्राइडे को सोहरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एसआईटी टीम जो बनाई गई थी इस कत्ल की जांच के लिए, उसने दायर कर दी है। 790 पन्ने में असल में ये कहानी है पूरी राजा रघुवंशी के कत्ल की, उसकी पत्नी सोनम की साजिश की
सोनम के इश्क की और 3 किराए के कातिलों की। चार्जशीट दाखिल होगी, अक्टूबर से हो सकता है पहले तो चार्जेस अब फ्रेम होंगे, इसके बाद अब चार्जशीट पर कौन कौन से चार्जेस लगाए जाएंगे, जो एसआईटी ने कहा उसको लेकर क्या सबूत है, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। इस चार्जशीट में कुल 5 नाम फिलहाल पुलिस ने रखे हैं। इनमें से पहला नाम कोई और नहीं सोनम का है, क्योंकि मेन कॉन्स्पिरेटर, मेन साजिश रचने वाली सोनम, मेन दिमाग का उपज सोनम का, कत्ल का इशारा करने वाली सोनम। इस चार्जशीट के हिसाब से 23 मई की दोपहर को जब कुल्हाड़ी से वार करना था विशाल नाम के किलर को राजा के ऊपर, तो यह हमला तभी होना था जब पहले सोनम इशारा करती, यानी सोनम के सिग्नल के बाद ही राजा को मारा जाना था। और इत्तेफाक से एक सेल्फी पॉइंट पर सन्नाटे में खाई के किनारे सोनम ने ही इशारा किया विशाल को, और तब विशाल ने अपने कमर से वो दाव निकाला, जिसे लोकल जुबान में दाव कहते हैं, वैसे छोटी कुल्हाड़ी होती है, और फिर एक के बाद एक 2 वार किए। 2 ही वार में राजा की मौत हो गई थी। तो इशारा भी सोनम ने किया था। तो कुल मिलाकर पहले नंबर पर आरोपी नंबर 1 सोनम का नाम है। दूसरे नंबर पर को कॉन्स्पिरेटर, जो साजिश करने में इसने मदद की, वो सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा का नाम है। इन दोनों के अलावा 3 नाम और हैं चार्जशीट में। एक है आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी। ये वही तीनों लड़के हैं जिन्होंने राजा को मारने की एक तरह से सुपारी ली थी, और इन्हीं में से एक विशाल ने उस कुल्हाड़ी से हमला किया था। तो कुल 5 किरदार थे इस कहानी के, और इन 5 के नाम इस चार्जशीट में शामिल हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 3 ऐसे लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने इस कत्ल के बाद जब सोनम वापस इंदौर लौटी, उसे जिस घर में रखा, कुछ ज़रूरी सबूत जो थे उनको जलाने में मदद की। तो इसके लिए 3 अलग लोगों के नाम इसमें दर्ज किए गए हैं, और उन तीनों लोगों के जो नाम हैं अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दाखिल की जाएगी। इनमें से एक है लोकेंद्र तोमर, एक है बल्ला हिरवार और तीसरा है शिलोम जेम्स। ये वो तीनों हैं जिन्होंने सबूत मिटाने में मदद की थी। तो ये तो रही चार्जशीट की कहानी, लेकिन चार्जशीट में जो दहला देने वाली कहानी अब तक आपने अलग अलग सोर्सेज से सुनी, बहुत सारी कहानियां मैंने सुनाई, लेकिन अब चार्जशीट एक कानूनी दस्तावेज है, और इस कानूनी दस्तावेज के हिसाब से जो मेघालय पुलिस ने पूरी चार्जशीट तैयार की है, उसके हिसाब से 3 कोशिशें पहले की गई नाकाम, और चौथी कोशिश में विशाल ने राजा को मारा। इन कोशिशों की शुरुआत होती है 20 मई से, और उससे भी पहले शुरुआत होती है 11 मई को, जब शादी हो गई। तो इस चार्जशीट के पन्ने के हिसाब से 11 मई को पहली बार फुल प्रूफ ये प्लान बना कि नहीं, अब राजा को मारना है, क्योंकि शादी हो चुकी है और उसके साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। लेकिन जब रिश्ता तय हुआ था, उस रिश्ते के दौरान में 2 और कोशिशें हुई थी, लेकिन तब राजा को नहीं मरना था, राजा की जगह पे किसी और को मरना था, बल्कि किसी महिला को मरना था। क्योंकि सोनम की पहली 2 साजिश ये थी, एक किसी लड़की को जो उसकी कदकाठी की उसकी उम्र की हो, उसे लाकर उसको जला दिया जाए मारकर, और उसके बाद उसके पास, उस लाश के पास उसके आई कार्ड और बाकी अपनी स्कूटी छोड़ दे, तो लोग यही समझेंगे सोनम मर गई। लेकिन कोई ऐसी लड़की मिली नहीं, उनकी हिम्मत हो नहीं पाई, इसलिए एक लड़की की जान बच गई। दूसरी कोशिश ये थी कि सोनम की स्कूटी एक नदी के किनारे मिले और उसका सामान मिले, आईडी कार्ड मिले, और ये दिखाया जाए कि सोनम नदी में डूबकर मर गई। ये कोशिश भी नाकाम रही, लेकिन ये 2 कोशिश ऐसी थी जिसमें राजा की जान नहीं जानी थी। लेकिन जब ये दोनों नाकाम हो गई साजिश, इसके बाद 11 मई शादी की तारीख करीब आ गई, तो फिर अब ये तय हुआ कि शादी कर लो। तो राज कुशवाहा यानी सोनम के प्रेमी ने सोनम को ये कहा कि अब वक्त नहीं है, शादी की तैयारी शुरू हो गई है, अब तुम्हें घर से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा, तो तुम शादी करो। लेकिन इसी शादी के दौरान अब सोचो कि राजा को रास्ते से कैसे हटाना है। एक तरफ घर में शादी का माहौल है, बारात आनी है, शॉपिंग हो रही है, और दुल्हन बैठकर क्या सोच रही है कि उसे अपने दूल्हे को ख़त्म कैसे करना है, और इसके लिए वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ लगातार संपर्क में है।
11 को शादी हुई, उसके बाद सब कुछ उसी हिसाब से चला और फिर ये तय हुआ कि इंदौर या आसपास नहीं, कहीं दूर ले जाकर राजा को मारना है ताकि किसी को शक ना हो। इस चार्जशीट के हिसाब से इसीलिए गुवाहाटी का प्लान खुद सोनम के दिमाग की उपज थी। बहुत दूर दराज नॉर्थ ईस्ट की तरफ इतना कहाँ लोग भटकेंगे देखेंगे, और इसलिए वो वहाँ ले गई। 20 तारीख को गुवाहाटी पहुँचती है और पहली कोशिश 20 की ही शाम को होती है, बल्कि 21 तारीख को, 21 मई। लेकिन वहाँ गुवाहाटी नया शहर, नए लोग, जानना नहीं, इलाका पता नहीं, और जहाँ भी जाएं वहाँ ना कोई मौजूद, तो सन्नाटे वाली कोई जगह मिली नहीं। इसीलिए सोनम को कामयाबी नहीं मिली। और ये जो 3 कातिल थे, ये तीनों पहले ही गुवाहाटी पहुँच चुके थे, क्योंकि सोनम उनके मोबाइल में टच पे थी, लगातार मैसेज कर रही थी, बता रही थी कहाँ ठहरे हैं, कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे। तो 21 तारीख को काफ़ी कोशिश हुई कि गुवाहाटी में ही निपटा दिया जाए, लेकिन कोई जगह नहीं मिली। और राजा की किस्मत कि शायद उसके पास अभी 2-3 दिन की मोहलत और थी ज़िंदगी की, तो बच गया। उधर उसने पूजा कर लिया, उसी मकसद से गया था, सोनम से, यही सोनम ने कहा था। अब सोनम को लगा कि प्लान तो फेल हो रहा है, क्या करें। तब उसे पता था कि मेघालय, शिलोंग, यहाँ जाएंगे, वहाँ घाटियाँ, धक्का ही देकर मार देंगे तो पता नहीं चलेगा, लाश कभी मिलेगी नहीं। तब उसने ऐन वक्त पर मनाया, वरना वो जाने के लिए तैयार नहीं था राजा, क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो जल्द लौट रहा है। लेकिन फिर सोनम ने मनाया, नहीं दुल्हन, उसे भी लगा क्या नाराज़ करूं। उसने कहा ठीक है। सिर्फ 2-3 दिन की बात थी। सोनम के कहने पर अब वो गुवाहाटी से शिलोंग पहुंच गया। 21 तारीख की शाम को जब ये शिलोंग पहुंचे तो वहाँ दूसरी कोशिश हुई मारने की। एक ऐसी जगह जहाँ सन्नाटा हो और धक्का दे दिया जाए, खाई में गिर जाएगा। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि ऐसी कोई जगह मिली नहीं, कोई ना कोई था वहाँ पर। और उस दिन उन्होंने किराए पे स्कूटी भी नहीं ली थी, तो पैदल ज़्यादा चल नहीं सकते थे, मौसम ख़राब था। तो 21 तारीख सेकेंड अटैम्प्ट यानी दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। अब तीसरी कोशिश 22 मई को की गई। 22 मई को ये हुआ कि खाई के करीब जाएंगे और सेल्फी लेने के बहाने धक्का दे दिया जाएगा। लेकिन जब ये लोग पहुँचे, तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश ने जान बचा ली, क्योंकि राजा ने बारिश की वजह से बाहर निकल कर खुली जगह पर जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रास्ता ख़तरनाक है, पहाड़ी है, खाई है। सोनम समझाती रही, लेकिन राजा नहीं माना, और वो तीनों कातिल आसपास में थे, सिर्फ मौके की ज़रूरत थी। लेकिन राजा अड़ गया, ये प्लान भी फेल हो गया। अब 22 मई की तीसरी कोशिश भी नाकाम हो चुकी थी। वक्त बीत रहा था, क्योंकि राजा इस शर्त पर गया था कि अब उसे वापस लौटना है। अब आती है 23 मई की तारीख। तीनों जो कातिल हैं वो भी उसी शिलोंग में इधर उधर घूम रहे हैं, नज़दीक रह रहे हैं, लगातार सोनम के टच में है। सोनम उसे मैसेज कर रही है, बता रही है, और अगले दिन का प्लान बना रही है। फिर इसी दौरान में उन्हें पता चला कि एक सोहरा इलाके में एक फॉल है, वाटरफॉल। बहुत सारे लोग टूरिस्ट आते हैं वहाँ, और वो बहुत सन्नाटे वाली जगह है। इन कातिलों में से कातिल ने उसकी रैकी भी कर ली। इसके बाद ये हो कि अब किसी तरीके से 23 तारीख को उसको लेकर वहाँ आना है, और वहाँ लोग कम होते हैं, इसलिए कि बहुत सारी सीढ़ियाँ जो चढ़नी और उतरनी होती है, लोगों के सांस फूल जाते हैं तो कम जाते हैं। तो फिर ये हुआ कि वहीं तक जाएंगे। इसके बाद सोनम राजा को मनाती है उसी जगह जाने के लिए। राजा मान जाता है, और 23 को वो उसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पर विशाल चौहान पहली बार सन्नाटे में एक सेल्फी पॉइंट पर रुकते हैं। और अब सिर्फ नाटक करना था सोनम को कि उसे एक सेल्फी लेनी है। बाकी दो लोग थे, वो अलग बैठे हुए थे स्कूटी के पास। एक नज़र रखा था कि कोई टूरिस्ट तो इधर नहीं आ रहा है। अब सिर्फ राजा और विशाल आसपास खड़े हैं, सोनम वहीं करीब खड़ी है। सोनम ने इधर उधर देखा, उन दोनों ने इशारा किया कि अभी दूर दूर तक कोई सैलानी नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है, सन्नाटा है। और उन्हें फ़ौरन मारकर लाश को खाई में भी फेंकना था, इससे पहले कोई आ जाए। तो जब सोनम ने इशारा किया तो फिर विशाल ने मारा। इसके बाद 2 बार में काम खत्म हुआ। फिर उन्होंने लाश को फेंकने में भी सोनम ने मदद की थी। तो ये सेल्फी पॉइंट चुना गया था इसी के लिए। अब इत्तेफाक से जब ये सेल्फी पॉइंट पर कत्ल किया गया, सिर्फ इनसे ये गलती ये हो गई कि आने और जाने के दौरान सोनम और वो तीनों कातिल, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि एक शख्स एक वीडियो बनाता हुआ जा रहा है। मैंने पहले भी आपको वीडियो दिखाया था,
और इत्तेफाक से जाने अनजाने उस वीडियो में ये तीनों कातिल और सोनम कैद हो गए, आते और जाते। इस पूरे केस में ये वीडियो एक अहम सबूत के तौर पर इस चार्जशीट में दाखिल है और इसका जिक्र किया गया। ये वीडियो इसलिए अहम है क्योंकि ठीक कत्ल से कुछ घंटे पहले और कत्ल के बाद ये कातिल इस कैमरे में कैद हुए हैं, इनकी मौजूदगी है। इस चार्जशीट के साथ मेघालय पुलिस ने यह दावा किया है कि उनके पास वो सारे इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल एविडेंस है जो मैक्सिमम पनिशमेंट यानी सबसे कड़ी सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी है। इसमें सबसे अहम है तो ये वीडियो जो कत्ल वाले दिन गलती से रिकॉर्ड हो गया, मोबाइल के कॉल डिटेल जो सोनम और बाकी तीनों के साथ लगातार कांटेक्ट में थे, और इसके अलावा इस पूरे कत्ल के दौरान इंदौर में बैठा था राज कुशवाहा जो वहाँ से गाइड कर रहा था सोनम को, और सोनम गाइड कर रही थी उन तीनों को अपने मोबाइल के ज़रिए। तो मोबाइल में इनका आपस में कनेक्शन, इनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इनके मैसेजेस, जो मैप गूगल मैप के ज़रिए जो आदान प्रदान हो रहा था कि यहाँ पहुँचेंगे वो, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा वहाँ के जो स्टे होम है उनके सीसीटीवी तस्वीरें, स्कूटी रेंट पर लिया उसकी तस्वीरें, उसके वीडियो, और इन सब की इंदौर से गुवाहाटी और गुवाहाटी से शिलांग तक की मौजूदगी सोनम और तीनों कातिल की, इन सारे एविडेंस, सारे सबूत एक एक कर मेघालय पुलिस ने कलेक्ट किए और इन सारे सबूतों को इस चार्जशीट के साथ इस केस में पेश किया जाएगा। मेघालय पुलिस का ये दावा है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं कि सवाल ही नहीं है कि सोनम और ये बाकी 4 बच जाए, हर तरह के एविडेंस। और उनका कहना है कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट वो दिलवाकर रहेंगे, ये इसकी उन्हें उम्मीद है। हालांकि उधर राजा रघुवंशी के फैमिली की एक ही मांग है, और वो ये है कि कम से कम सोनम को सजाए मौत मिले, फांसी मिले, ताकि एक सबक हो कि एक नई नवीली दुल्हन, एक ऐसा दूल्हा, एक पति जिसके साथ सिर्फ 10 दिन हुए उसको शादी किए हुए, शादी के दिन से ही वो बैठकर प्लान कर रही है। एक तरफ वरमाला है, एक तरफ 7 फेरे हो रहे, और वो उन्हीं फेरों और वरमाला के बीच उसी पति को निपटाने की दिमाग में पूरी उसकी प्लानिंग चल रही है। तो इसलिए ऐसे लोगों को सजाए मौत से कम नहीं मिलनी चाहिए, राजा रघुवंशी के घर वालों का कहना है। लेकिन मेघालय पुलिस का ये दावा है कि केस मजबूत है, सबूत पूरे हैं, और बहुत उम्मीद ये है कि अब ये चार्जशीट दाखिल हो गई है, चार्जेस फ्रेम होंगे, अक्टूबर से शायद इस केस का ट्रायल शुरू हो जाए, और इसके बाद इस ट्रायल पर हर एक की नज़र होगी। इस बीच में इस कहानी में ये हुआ कि जो सोनम का भाई राजा के घर पहुंचा और उसने कहा था कि मैं अपनी बहन के इस सारी हरकतों से बहुत नाराज़ हूँ और मैं भी चाहता हूँ मेरी बहन को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इल्ज़ाम ये है कि सोनम का वो भाई भी अभी हाल में मेघालय पहुंचा था, उसे पता था चार्जशीट दाखिल होने वाली, ट्रायल शुरू होगा और उसकी बहन को भी एक वकील की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपनी बहन के लिए वकील ढूंढने के लिए वहाँ गया था। और ये बात जब राजा के घर वालों को पता चली तब उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये वही सोनम का भाई है जो उनके घर आया था और उसने ये कहा था कि राजा के कातिलों को सज़ा दिलाने के लिए वो किसी हद तक जाएगा, ये भूल जाएगा कि सोनम उसकी बहन है। लेकिन अब वही भाई अपनी बहन को बचाने के लिए वकील करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक भाई होने के नाते मुझे लगता है कि उसने जो भी किया, वकील करना या उसकी मदद करना, वो शायद उसका फ़र्ज़ है, वो करेगा। लेकिन एक क्रिमिनल होने के नाते, एक क्राइम होने के नाते राजा का परिवार भी अपनी जगह सही है कि उसके बेटे की जान गई, उनके भाई को मारा गया और वो भाई अब अपनी बहन का सपोर्ट कर रहा है। तो अजीब सी कश्मकश है इस कहानी में। लेकिन यह है कि सोनम और उसके साथी या उसके प्रेमी, उन्होंने जो कुछ किया है, उनकी गलतियों को तो माफ़ किया नहीं जा सकता। 93 डेज टोटल लगे, 93 दिन इस चार्जशीट को दाखिल करने में। और मेघालय पुलिस का ये भी कहना है कि उनकी कोशिश ये होगी कि लोअर कोर्ट में इस केस की सुनवाई जल्दी से जल्दी पूरी हो और कम वक्त में एक एग्जाम्पल सेट करते हुए इस मामले में अदालत दोषियों को सज़ा सुनाए। और एक उनका ये भी है कि इस एक केस की वजह से, इसमें पर्सनल भी है मेघालय पुलिस के लिए, पर्सनल ये है कि उनका मानना है कि इस राजा रघुवंशी और सोनम केस की वजह से मेघालय को बहुत बदनाम किया गया,
कि ये क्राइम प्रोन एरिया है, यहाँ के लोकल क्राइम करते हैं, टूरिस्टों के लिए ख़तरनाक है और मेघालय टूरिस्ट के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर रहता है। तो मेघालय की काफ़ी बदनामी हुई और ये सच है कि उस वक्त मेघालय को लेकर बहुत सारी बातें की गई थी, जबकि ये एक साजिश पत्नी की थी जो पति को मारने के लिए मेघालय ले गई थी। इसमें मेघालय के लोग, मेघालय पुलिस, मेघालय की सरकार का कोई कसूर ही नहीं था। तो मेघालय पुलिस के लिए भी यह है कि उनके ऊपर एक धब्बा लगा था इस केस की वजह से, तो वो भी धुले और इसमें एक ऐसी